और इनको जो तेल मिल रहा था उस तेल के ऊपर भी बैन लगा देते हैं ताकि ये लोग वॉर में रिसोर्सेज ही यूज ना कर पाए। अगर वॉर में रिसोर्सेज ही नहीं होंगे, आपके पास तेल वगैरह नहीं होगा, तो आप वॉर में लड़ोगे किस तरह से। तो जापान अपनी दादागिरी दिखाने के चक्कर में और यूएसए को डराने के चक्कर में क्या करता है, ये जो हवाई के ऊपर पर्ल हार्बर नाम का नेवल बेस है, इसके ऊपर हम एयर अटैक कर देंगे और यूएसए को बैकफुट पर ले जाएंगे। एंड यूएसए जो इनके साथ ये करने वाला था, इसकी तैयारी यूएसए लिटरली वॉर से लगभग एक डिकेड पहले यानी कि 1930 से ही कर रहा था। एंड ये चीज थी अपने खुद के न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करना। एंड ये जो न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने का प्रोग्राम इन्होंने बनाया था, इस प्रोग्राम या फिर इस प्रोजेक्ट का इन्होंने नाम रखा था प्रोजेक्ट मैनहट्टन। अमेरिका मेक्सिको के रेगिस्तान में अपना पहला जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, जिसका नाम उन्होंने ट्रिनिटी रखा था, उसको टेस्ट करता है। और ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट था, ये सक्सेसफुल भी हो जाता है। और अब बारी थी इसको यूज करने की जापान के ऊपर। इस दुनिया की मॉडर्न हिस्ट्री में आज तक जितने भी डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स हुए हैं, उसमें से द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स थे वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। और इन दोनों वॉर्स में भी वर्ल्ड वॉर 2 एक ऐसा इवेंट था जिस इवेंट की वजह से पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है, या फिर पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है, या फिर उस पॉपुलेशन या फिर उस कंट्री के जो रिसोर्सेज है, उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। और ये जो वर्ल्ड वॉर 2 है, इसमें से भी एक स्पेसिफिक इवेंट ऐसा है जिसकी वजह से यूएसए आज भी गाली खा रहा है और जिसकी वजह से यूएसए को आज भी काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। एंड दैट इवेंट वाज द न्यूक्लियर बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, जो कि जापान की उस समय की बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस और बहुत ज्यादा मिनरल रिच सिटीज थी। इस न्यूक्लियर बॉम्बिंग की वजह से लिटरली एक कंट्री के जो 2 शहर थे वो पूरी तरह से डेसिमेट हो गए, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए। अब यूएसए ने आखिरकार ऐसा किया क्यों? क्या यूएसए ने ऐसा काम करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा होगा कि वहां पर बुजुर्ग होंगे, बच्चे होंगे, औरतें होंगी, जिसका इस वॉर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है? क्या यूएसए ने ये स्टेप लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचा होगा कि जो ये स्टेप हम उठाने जा रहे हैं, इससे लिटरली किसी भी कंट्री का जो फ्यूचर है, जो नेक्स्ट जनरेशन है या फिर जनरेशन आफ्टर जनरेशन है, उन्हें सफर करना पड़ेगा? या फिर कहानी में कहीं कोई ट्विस्ट है? क्या पता जापान की अपनी करतूतों की वजह से यूएसए को ऐसा एक्शन लेना पड़ा जिसकी वजह से जापान के जो 2 टाउन्स थे, 2 सिटीज थी, वो एकदम खत्म ही हो गई। अब इसके पीछे काफी सारी वजहें हैं, काफी सारे नैरेटिव्स हैं और काफी सारे इवेंट्स हैं जो एक्यूमुलेट होके इस डिस्ट्रक्शन का कारण बने। आइए आज इस वीडियो में उन्हीं इवेंट्स को डिस्कस करते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होती है 1 सितंबर 1939 को, जब यूएसएसआर और जर्मनी जो ये देश है, इन दोनों ने मिलकर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को तोड़ दिया। एंड ये खत्म होती है 2 सितंबर 1945 को, जब यूएसए ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए और उसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया। अब देखिए, जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होती है तो जितने भी इन्फ्लुएंशियल देश थे, जितने भी पैसे वाले देश थे और जितने भी एक्सपेंशनिस्ट देश थे, वो एक तरह से 2 ग्रुप्स में बट गए थे। एक तरफ थी आपके पास एलाइड पावर्स, जिसमें यूएसए, यूके, यूएसएसआर ये वाले देश थे, और दूसरी तरफ थी आपके पास एक्सिस पावर, जिसमें जर्मनी, इटली, जापान ये वाले देश थे। इंटरेस्टिंगली, जिस वर्ल्ड वॉर 2 में जापान एक्सिस फोर्सेस की तरफ से लड़ रहा था, वही जापान वर्ल्ड वॉर 1 में एलाइड फोर्सेस की तरफ से लड़ रहा था। एंड जब वर्ल्ड वॉर 2 चली हुई थी, तो पहले जिस देश ने जापान को न्यूक किया, यानी कि यूएसए, उसका इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट से कोई लेना देना नहीं था, बिकॉज उस समय एक तो यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, दूसरी चीज जो यूएसए था वो अपने रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके रख रहा था, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहा था, अपनी जीडीपी को स्ट्रॉन्ग कर रहा था, ताकि आने वाली अमेरिकन पीढ़ी को अपने देश में रहने में कोई दिक्कत ना हो। यूएसए पूरी कोशिश कर रहा था कि ये जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसको अवॉइड किया जाए। बट ये जो देश है जापान, जो कि आज एक बहुत ज्यादा फ्रेंडली कंट्री है, जिसके इंडिया से काफी अच्छे टाइज है और जिसने क्वाड के बनने में काफी ज्यादा एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था, जिस देश से शिनचैन और डोरेमोन निकला, वही कंट्री जापान पहले ऐसी नहीं थी। पहले जापान में डेमोक्रेसी नहीं थी, पहले यहाँ पर मोनार्की थी और यहाँ का जो एम्परर था वो था हिरोहितो। एंड ये जो बंदा था हिरोहितो, इसे काफी ज्यादा खुजली थी जापान को बड़ा करने की और इसके बॉर्डर्स को एक्सपैंड करने की। तो इसने इस खुजली के चलते क्या किया कि सबसे पहले तो 1931 में चाइना को इन्वेड किया। चाइना का जो मंचूरिया एरिया था उसको सबसे पहले अपने ऑक्यूपेशन में लिया। एंड 1937 में दूसरा जापानीज सायनो वॉर करवाया, जिसमें जापान ने चाइना का कुछ जो हिस्सा है उसको अपने कब्जे में ले लिया। बट चाइना के जो बड़े बड़े शहर थे जैसे बीजिंग वगैरह, वहां पर काफी स्ट्रॉन्ग चाइनीज रेजिस्टेंस देखने को मिली। तो वहां पर जापान जो है अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करने में अनसक्सेसफुल दिख रहा था। अब ये जो इवेंट्स थे ये वर्ल्ड वॉर 2 के शुरू होने से पहले थे। अब क्योंकि जो जापान है वो इतना ज्यादा एग्रेशन दिखा रहा था साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, तो इसके चलते जो वेस्टर्न कंट्रीज है जैसे कि यूएसए, ब्रिटेन वगैरह, ये क्या करते हैं, जापान के ऊपर सैंक्शन लगा देते हैं और इनको जो तेल मिल रहा था उस तेल के ऊपर भी बैन लगा देते हैं,
ताकि ये लोग वॉर में रिसोर्सेज ही यूज ना कर पाए। अगर वॉर में रिसोर्सेज ही नहीं होंगे, आपके पास तेल वगैरह नहीं होगा, तो आप वॉर में लड़ोगे किस तरह से। तो इस तरह से जो ये वेस्टर्न कंट्रीज है वो जापान के ऊपर सैंक्शंस लगा देती है। अब 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुकी थी, तो अब जापान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे। इनको लिटरली तेल नहीं दिया जा रहा था, बट ये जो हिरोहितो था इसकी खुजली कम नहीं हुई थी। ये अभी भी अपने उन्हीं एक्सपेंशनिस्ट प्रिंसिपल्स के ऊपर चल रहा था कि अपना जो एम्पायर है उसे बड़ा करना था। अब ये पहले ही फ्रस्ट्रेट हो रखा था कि इसके देश जापान के ऊपर इतने ज्यादा सैंक्शंस लगा रखे हैं, ऊपर से वॉर भी चली हुई है और ऊपर से इन्हें एक्सपेंड भी करना है। तो इन्हें ये भी थ्रेट था, ये भी डर लगा हुआ था कि कल को अगर जापान साउथ ईस्ट एशिया में कोई भी मिशन लॉन्च करता है और बीच में अगर यूएसए इंटरफेयर करता है या फिर यूएस ऑब्जेक्ट कर देता है तो फिर इनकी लंका लग सकती थी। तो इन्होंने क्या किया, यूएसए को डराने के लिए एक ऐसा कदम चला जिसकी वजह से यूएसए को भी वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व होना पड़ा, एंड वो कदम था पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक करना। अब अगर मैप पे देखा जाए तो यहाँ पे जापान है, यहाँ पे यूएसए है। अब यहाँ यूएसए से नीचे ये जो आप टापू देख रहे हैं, इस टापू को यूएसए कंट्रोल करता है एंड इस टापू का नाम है हवाई। अब हवाई में एक पर्ल हार्बर करके यूएसए का नेवल बेस है जहां पर यूएसए की नेवल फ्लीट मौजूद थी और वहां पर यूएसए के कुछ एयरक्राफ्ट्स भी थे। तो जापान अपनी दादागिरी दिखाने के चक्कर में और यूएसए को डराने के चक्कर में क्या करता है, ये जो हवाई के ऊपर पर्ल हार्बर नाम का नेवल बेस है इसके ऊपर हम एयर अटैक कर देंगे और यूएसए को बैकफुट पर ले जाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले प्लानिंग बनाई और 7 दिसंबर 1941 को जापान ने ये अटैक किया भी, और जापान ने इस अटैक में लिटरली अपने 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजे, यानी कि वो वाले शिप्स जिसके ऊपर आपके लड़ाकू विमान रहते हैं और लड़ाकू विमान शिप से ही उड़ान भरते हैं। तो इन्होंने जो अपने 6 एयरक्राफ्ट कैरियर है इसको पर्ल हार्बर की तरफ रवाना कर दिया और जैसे ही ये पर्ल हार्बर पर पहुंचे तो लगभग सुबह के 8 बजे हुए थे और इन्होंने इतना मैसिवली पर्ल हार्बर को बॉम्ब किया कि वहां पर जो यूएसए के बैटल शिप्स थे वो भी डूब गए और यूएसए के जो बहुत सारे एयरक्राफ्ट थे वो भी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए। तो इस वजह से जो यूएसए है उसको भी ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व होना पड़ा। अब टाइम चलता जा रहा था, वॉर आगे बढ़ती जा रही थी, वॉर और ज्यादा स्वेल होती जा रही थी और वॉर में जो कैजुअलिटीज थी उसका नंबर उस तरह से बढ़ रहा था जैसे आजकल इंडिया में टैक्सेस बढ़ रहे हैं। फॉरवर्ड टू 1942, इस समय तक जापान ने ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और डच ईस्ट इंडीज के ऊपर भी अटैक कर दिया था एंड इसके बाद जो जापान और यूएसए हैं उनके बीच की जो टेंशन्स थी वो और ज्यादा एस्केलेट हो रही थी। फॉरवर्ड टू 1943 एंड 1944, जब यूएसए ने कई सारे जापान ऑक्यूपाइड आइलैंड्स के ऊपर अटैक किया और उन अटैक्स में यूएसए को काफी ज्यादा फायदा भी मिला बिकॉज मैक्सिमम आइलैंड्स यूएसए ने कैप्चर कर दिए और वहां पर बहुत सारे जो जापानीज ट्रूप्स थे उनका भी थैंक यू कर दिया और जापान के काफी सारे जो एयरक्राफ्ट थे उनको भी मार गिराया। तो वॉर में ये सारी चीजें चली हुई थी, कभी यूएसए आगे निकल रहा था तो कभी जापान आगे निकल रहा था, कभी कोई किसी के बाल खींच रहा था तो कभी कोई किसी के बाल खींच रहा था। बट 1945 में ये जो वर्ल्ड वॉर 2 थी ये इतना करारा और इतना शार्प टर्न लेती है जिससे जो एक्सेस फोर्सेस थी या फिर एक्सेस पावर्स थी उनकी कमर टूट जाती है एंड दैट इवेंट वाज द सुसाइड ऑफ एडोल्फ हिटलर। Meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, 30th of April 1945 को हिटलर सुसाइड कर लेता है एंड 7th of May 1945 को जब सोवियत रेड आर्मी बर्लिन की तरफ बढ़ रही थी तब जर्मनी जो है वो ऑफिशियली सरेंडर कर लेता है और कहता है कि बस हम आगे नहीं लड़ सकते। बट जो जापान है वो अभी भी टिका हुआ था। अब जापान किसी जिद्दी बच्चे की तरह अमेरिका से लड़ तो रहा था बट उसे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आगे चलकर यूएसए इनके साथ क्या करने वाला है एंड यूएसए जो इनके साथ ये करने वाला था इसकी तैयारी यूएसए लिटरली वॉर से लगभग एक डिकेड पहले यानी कि 1930 से ही कर रहा था एंड ये चीज थी अपने खुद के न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करना। एंड ये जो न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने का प्रोग्राम इन्होंने बनाया था, इस प्रोग्राम या फिर इस प्रोजेक्ट का इन्होंने नाम रखा था प्रोजेक्ट मैनहट्टन। अब वैसे तो यूएसए प्रोजेक्ट मैनहट्टन के ऊपर पहले उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था बट जैसे ही जापान पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक करता है तो ये जो प्रोजेक्ट था इसने एकदम से टूल पकड़ लिया एंड 1942 में जो प्रोजेक्ट मैनहट्टन है वो ऑफिशियली शुरू हो गया और इसकी जो मेन लेबोरेटरी बनाई गई वो बनाई गई न्यू मैक्सिको के लॉस एलामोस में। और ये जो लेबोरेटरी थी इसमें एक पूरी टीम थी जिस टीम को लीड कर रहे थे सर जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। फॉरवर्ड टू 1945, अमेरिका मैक्सिको के रेगिस्तान में अपना पहला जो न्यूक्लियर बॉम्ब है जिसका नाम उन्होंने ट्रिनिटी रखा था उसको टेस्ट करता है और ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट था ये सक्सेसफुल भी हो जाता है और अब बारी थी इसको यूज करने की जापान के ऊपर। अब यहाँ पर यूएसए के पास 2 ऑप्शन बच गए थे। पहला ऑप्शन तो ये कि वो जापान के अगेंस्ट लड़े, जिन आइलैंड्स को जापान ने अपने कैप्चर में कर रखा है उसमें जाकर वो जापान से लड़े
और उसमें अपनी मैन पावर यूज करे, यानी कि जो अपने ट्रूप्स है उसे यूज करे, एयरफोर्स है उसे यूज करे। बट इसमें दिक्कत ये आ गई कि इसमें जो अमेरिकन कैजुअलिटीज थी वो काफी ज्यादा हाई होने लगी, और इतनी कैजुअलिटीज हो गई थी कि अगर जापान को रोकने के लिए अमेरिका अपने और सोल्जर्स वहां पर भेजता या फिर और ग्राउंड आर्टिलरी वहां पर भेजता तो वहां पर शायद जापान फिर से फ्रंट फुट पर आ जाता, और ये यूएसए बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसके बाद हमें पता ही है कि यूएसए ने कौन सा ऑप्शन चूज किया, उन्होंने जापान को न्यूक कर दिया। पहला जो न्यूक्लियर बॉम्ब था वो गिरा 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के ऊपर, एंड ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब था जो कि हिरोशिमा के ऊपर गिरा, इसका नाम था लिटिल बॉय। और जो दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब था वो गिरता है नागासाकी पे। एक्चुअली जो ये नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया, ये पहले कोकुरा नाम की सिटी के ऊपर जो जापान में लोकेटेड है उसके ऊपर गिराना था। बट वहां के लोगों की किस्मत अच्छी है, बिकॉज उस दिन वहां पर मौसम खराब था और वहां के जो लोग हैं वो बच गए। तो फिर जो इसके अल्टरनेट में सिटी थी वो थी हिरोशिमा, बिकॉज उस समय हिरोशिमा जापान की काफी एक प्रॉस्पेरस सिटी थी। तो यूएसए जो अपनी प्लेन की ठोडी है उसको मोड़ लेता है नागासाकी की तरफ, एंड 9 अगस्त 1945 को यूएसए नागासाकी को भी बॉम्ब कर देता है, उसके ऊपर न्यूक ड्रॉप कर देता है, और ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब था इसका नाम था फैटमैन। एंड इसके बाद पूरी तरह से डेवास्टेट हो चुका जापान फाइनली 2 सितंबर 1945 को सरेंडर कर देता है, एंड वर्ल्ड वॉर 2 वहीं पर खत्म हो जाती है। अब ये जो यूएसए ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया, इससे वहां पर इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज हुई, और न्यूक्लियर फॉलआउट से आसपास के जो रीजन्स थे वहां पर भी सोचिए कितनी ज्यादा तबाही होगी। लिटरली सोचिए जो औरतें होंगी, जो बच्चे होंगे, या फिर जो बुजुर्ग लोग होंगे जिनका इस वॉर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, उनको भी यूएसए और जापान की जो खाज है उसने मरने पर मजबूर कर दिया। ये जो इंसिडेंट हुआ, अगर इसमें 50% गलती यूएसए की है तो 50% गलती जापान की भी है ही है, क्योंकि उन्होंने ही पहले सोते हुए शेर को परेशान किया, एंड रिजल्ट्स आज आपके सामने हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, टेक केयर, बाय बाय।